अस्सलाम वालेकुम, मैं नेम इज़ वकास असगर। आज की वीडियो के अंदर हम पाकिस्तान एयर फोर्स में जो अभी वैकेंसीज अनाउंस होने जा रही हैं उसके बारे में बात करेंगे। जीडी पायलट जो होता है 159 इस दफ़ा अनाउंस होगा, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग होगा, एडी एएनएसडी यानी एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटी और एयर डिफेंस लॉजिस्टिक की ब्रांच होगी। तो इसके साथ साथ ग्रेजुएशन बेस पर भी जो एसएससी होती है वो अनाउंस होती है। बहरहाल हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे आपके पाकिस्तान एयरफोर्स के इंटरमीडिएट पर जो कोर्स अनाउंस होने जा रहे हैं उनकी वैकेंसीज कब अनाउंस होंगी और उसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या होता है, उसका सिलेबस और पैटर्न क्या होता है। मतलब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है। मैं फर्स्ट कमेंट के अंदर भी पिन कर दूंगा। अगर आपने इन तमाम ब्रांचेस की प्रेपरेशन करनी है तो हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप जो है ना वो आप लाजमी ज्वाइन कीजिए। उसमें हम आपको मुकम्मल कंप्लीट गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे और बाकी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट बता देता हूँ। अच्छा जी, हम सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ये अब अनाउंस कब होने जा रहे हैं, इसमें हम कुछ एनालिसिस करेंगे जो कि पास्ट 2002-3 से ये अनाउंस होने जा रहे हैं। एक तो यह है कि जीडी पायलट जो 155 था वो मार्च के अंदर जो है ना वो अनाउंस हुआ। अब इसके अंदर दो चीज़ें आप ध्यान में रखनी है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए 4 मार्च को से लेकर 11 मार्च तक जो है ना वो तकरीबन 1 वीक ही बनता है। तो 1 वीक होता है सिर्फ अप्लाई करने का और उसके बाद ये फ़ौरन से इसके टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि जो एक प्रोसेस होता है ना ये 1 मंथ के अंदर कंप्लीट हो जाता है। तो बल्कि 1 मंथ से भी पहले ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसकी प्रेपरेशन जो होती है वो तकरीबन आपको 1 या 2 मंथ पहले कंप्लीट होनी चाहिए। ये मैं आपको बार बार अभी भी बता रहा हूँ। उसके बाद जी ये 156 आ गया। जीडी पायलट से मुराद ये भी है, इसमें एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटी भी आप जो है ना वो ए भी यहाँ पर लिख लें। उसके बाद आप एडी भी इसमें अटैच कर लें, A&ST भी यहाँ पर लिख लें और लॉजिस्टिक ब्रांच भी यहाँ पर। तो मैंने वैसे ही सिर्फ जीडी पायलट लिखा है तो इसका मतलब ये सारी ब्रांचेज ही हैं। उसके बाद ये 156 जो था वो 16 अगस्त और 24 अगस्त को जो है ना वो अनाउंस होता है। उसके बाद ये हमारे पास 157 था और 157 भी अप्रैल के अंदर अनाउंस होता है। देखिए मार्च और अप्रैल बस थोड़ा सा कोई मंथ का 1 मंथ का ही फ़र्क है, बल्कि फ़र्क भी नहीं है, नेक्स्ट मंथ है। अप्रैल के अंदर अनाउंस हुआ। 150 जो 8 था वो अगस्त के अंदर, यानी कि अगस्त और जो है वो सितंबर के अंदर हमारे पास अनाउंस होता है। ठीक है, यहाँ पर अगस्त और सितंबर के अंदर। अब जीडी पायलट जो 159 है वो अब अनाउंस होने जा रहा है 2025 के अंदर। वो होगा फेब के अंदर। फेब के अंदर ज़्यादातर चांसेस है, या मार्च के अंदर तो वो होता ही है। मैंने फेब इसलिए लिखा क्योंकि जो पिछले वाला कोर्स था वो तकरीबन सितंबर में जाके अनाउंस हुआ था। तो इसका मतलब है कि वो थोड़ा सा लेट हुआ था। तो इसलिए जब लेट हुआ है तो इस दफ़ा थोड़ा जल्दी इनको अनाउंस करना चाहिए, इसलिए मैंने फेब लिखा। तो हो सकता है फेब के मंथ के अंदर ये अनाउंस हो जाए, नहीं तो मार्च में तो इसने हो जाना है। अब ये हमारे पास क्या होगा 2025 का। अब इसके अंदर एक और चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, इवन और ओड कोर्स का भी चक्कर होता है बीच में। इवन और ओड का क्या मतलब होता है कि जो हमारे पास ओड होता है ना, जैसे कि अभी 2025 का ओड आएगा, मतलब ये वाला ओड सॉरी, इसमें क्या होता है सिर्फ मेल एलिजिबल होते हैं। ये आप बात ध्यान में रखिएगा। जो ओड होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं। जो इवन होता है, इवन समझा जो 2 पे डिवाइड होता है, उसमें फीमेल भी अप्लाई कर सकती होती हैं और साथ में मेल भी एलिजिबल होते हैं। तो आप ये बात ध्यान में रखिएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो अभी कोर्स अनाउंस होने जा रहा है इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या अप्लाई कर सकेंगे, मेल अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद वाला जो कोर्स आएगा 5 to 6 मंथ बाद, जो कि आपका अप्रैल के अंदर अनाउंस हो सकता है, या जो है ना वो आपका अगस्त के अंदर जो है ना वो अनाउंस हो सकता है। तो उसके अंदर क्या होगा, वो फीमेल भी अप्लाई कर सकेंगे। ये क्लियर हो गया आपका। अब हमारे पास मैंने एक्सपेक्टेशन की जो डेट है वो फेब और मार्च बताई है। अभी इस मंथ में अनाउंस हो सकता है या नेक्स्ट मंथ में, लेकिन इसकी प्रेपरेशन के लिए आपको मैंने बताया सिर्फ 1 वीक होता है आपका ये रजिस्ट्रेशन वगैरह करने और फिर टेस्ट वगैरह देने। रोल नंबर स्लिप फ़ौरन से आपकी जनरेट हो जाती है। अब इसमें कुछ हम मेन चीज़ें देख लेते हैं जो कि आपका वहाँ पर पता होना ज़रूरी है। देखें यहाँ पर मैरिटल स्टेटस लिखा हुआ है कि सारे के सारे अनमैरिड अप्लाई कर सकते हैं। जो हाइट है वो 5 फीट और 4 इंच होनी चाहिए, या सेंटीमीटर में हम 163 सेंटीमीटर इसको कहते हैं। विजन जो होता है आपकी आई साइट वो 6 and 6 बाय विदाउट ग्लासेस होनी चाहिए, विद ग्लासेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बाकी क्वालिफिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो यहाँ पर लिखी हुई है कि आपके 60% होने चाहिए। लेकिन ये जो AE है, जो इसको आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कहते हो, जिसमें सिर्फ FSC प्री इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, उसमें 65 होनी चाहिए। बाकी जो कोर्सेज हैं उसके अंदर 60% आपकी होनी चाहिए। अब इसमें कुछ मेन चीज़ें देखेंगे। प्री इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, प्री मेडिकल वाले भी कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस वाले भी कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन है, वो ये वाली है कि आपका फिजिक्स
होना बहुत ज़रूरी है। अगर फिज़िक्स है उसके साथ कोई भी 2 सब्जेक्ट आप मिला लें, चाहे मैथ और स्टैटिक्स वगैरह आपके साथ है और साथ में कंप्यूटर साइंस है या आपकी बायोलॉजी है, जो भी है, लेकिन फिज़िक्स का होना ज़रूरी है। अगर फिज़िक्स नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये कुछ क्राइटेरिया था जो कि मैंने आपको बताया, सम अप कर देते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि 60% वाले मार्क्स अप्लाई कर सकते हैं। कौन अप्लाई कर सकते हैं? एफएससी प्री इंजीनियरिंग, एफएससी प्री मेडिकल और कंप्यूटर साइंस, 3 वाले और 60%। और मैंने इसमें ऐड नहीं किया, ये जीडी पायलट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपके जो है वो एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटी भी कर सकते हैं, एयर डिफेंस भी कर सकते हैं और लॉजिस्टिक भी कर सकते हैं। ए ही नहीं कर सकते। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में अगर आपने अप्लाई करना तो उसमें आपके 65% मार्क्स होने चाहिए। बाकी ये आपको फिजिक्स मैंने कंपलसरी बता दिया, ये आपने ध्यान में रख लेना है। अब हम इसके बारे में कुछ जो मैंने आपको भी बताई वही चीज़ें आप देखिएगा। यहाँ पर जीडी पायलट हो गया, एडी एएनएसडी लॉजिस्टिक ब्रांच, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये 4 कोर्सेज जो अभी मैंने बताए आपको, ये साल में 2 दफ़ा अनाउंस होते हैं, जो अभी हमने देखा, एक मार्च में और एक अगस्त के अंदर जो है ना वो आप कर लें। फेब मार्च में इस दफ़ा अनाउंस हो सकता है। क्वालिफिकेशन इसमें एफएससी मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों अप्लाई कर सकते हैं, आईसीएस वाले भी कर सकते हैं और 60% मार्क्स होने चाहिए। बाकी क्राइटेरिया आपके सामने है जी। एज आपकी 16 से लेकर 22 ईयर होनी चाहिए। हाइट जो है वो आपकी 5 फीट एंड 4 इंच या आपकी 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वेट आपका बीएमआई के मुताबिक होगा, जो कि मैं ज़्यादातर लगा देता हूँ जी 50 से 75 kg। ये आप गूगल क्रोम पे जाएंगे और वहाँ पर लिखेंगे बीएमआई, जिसको हम कहते हैं बॉडी मास पर इंडेक्स। बॉडी मास पर इंडेक्स में आप जब जाएंगे तो वो वहाँ से आपकी हाइट पूछेगा, बॉडी मास इंडेक्स, वो आपकी हाइट पूछेगा और जो वेट होगा। तो हाइट जिसकी ज़्यादा होती है उसका वेट भी थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। तो जितना आपका हाइट बढ़ती जाती है वेट ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। तो वो आपको कैलकुलेटर बताएगा कि यू हैव अ आइडियल वेट, अंडर वेटेड या ओवर वेट। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आपको लूज़ करना पड़ेगा, अगर आप अंडर वेट हैं तो आपको वेट गेन करना पड़ेगा। ये आपकी होगी कुछ क्राइटेरिया जो मैंने आपको सम अप कर दिया यहाँ पर। अब हमारे पास आ जाता है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, जो कि मैंने आपको बार बार बता रहा था। एरोनॉटिकल जो इंजीनियरिंग होता है वो भी बिल्कुल इसी के साथ ही अनाउंस होता है मार्च और अगस्त के अंदर, लेकिन इसमें एफएससी सिर्फ और इंजीनियरिंग वाले कर सकते हैं और इसमें आपके 65% मार्क्स होने चाहिए एफएससी प्री इंजीनियरिंग। बाकी सारा क्राइटेरिया सेम ही रहता है। तो लेकिन ये है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मेडिकल वाले भी अप्लाई नहीं कर सकते, ना ही इसमें आईसीएस वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पर इसको अलग से लिखा। और उसके बाद ये अब हम सलेबस और पैटर्न की तरफ चलते हैं। इसका जो सलेबस है वो कितना है और इसकी पासिंग परसेंटेज कितनी है, जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप इसमें पास हो जाते हो तो हो सकता है कि आपकी शॉर्ट लिस्ट ना हो। अगर आप पास हो जाते हो तो भी शॉर्ट लिस्ट नहीं होते, बट इस पर मेरिट पे आना बहुत ज़रूरी है। तो हम देखेंगे यहाँ पर सारे कोर्सेज़ का जो सलेबस है और जो पैटर्न है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास जो सबसे पहली बात, ये जो मैं आपको बड़ी एक इम्पोर्टेंट बताने लगा हूँ आपकी प्रेपरेशन के हवाले से विद गारंटी, वो ये है कि जो आपके कंप्लीट वर्बल इंटेलिजेंस होता है, नॉन वर्बल होता है और एकेडमिक होता है, ये तीनों पोर्शन, बात सुनिएगा, इसकी वीडियोज़ हैं जी रिकॉर्डेड लेक्चर फॉर्म में, यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है। और ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं, मतलब आप जो भी पढ़ेंगे उनकी शॉर्ट ट्रिक्स बीच में होंगी, ठीक है। और उसके अलावा जी हमारे पास क्या है, ये लेक्चर के अलावा पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल हैं और ये वाली वीडियोस भी हैं। साथ में हम मॉक टेस्ट भी आपसे लेते हैं, जिसको आप प्रैक्टिस टेस्ट कह सकते हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट भी हम आपके लेंगे ताकि आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी हो जाए। और ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर, कोई जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते आपके पास ये सारी चीज़ें मौजूद रहेंगी। पीडीएफ नोट्स रहेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, मॉक टेस्ट होंगे। और साथ में हम आपको 2 स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड करेंगे, जहां पर आप एक दूसरे के साथ कॉन्वर्सेशन कर सकेंगे। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके सिलेबस और पैटर्न की तरफ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्री मेडिकल वालों का। मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर प्री मेडिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, आईसीएस वाले भी कर सकते हैं और मेडिकल वाले भी कर सकते हैं। प्री मेडिकल का जो सिलेबस होता है उसके अंदर सबसे पहले इंटेलिजेंस का टेस्ट होगा, जिसमें 100 MCQs होंगे और 40 मिनट का टाइम होगा। ये कंप्यूटर पर होता है, इसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों मिक्स होते हैं। ज़्यादातर आपके जो है ना वो जो नॉन वर्बल भी हो सकते हैं या वर्बल भी हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास उनको फिज़िक्स आएगा, जो कि हमने पढ़ा कि फ़िज़िक्स कंपलसरी है। तो फिज़िक्स जो है ना उसमें 75 MCQs होगा और 30 मिनट का टाइम होगा। उसके बाद उनका ये होगा इंग्लिश। बायोलॉजी का उनका कोई टेस्ट नहीं आएगा, बस इंग्लिश होगा। इंग्लिश में 100 MCQs होंगे और 40 मिनट का टाइम होगा। अब इनमें जो परसेंटेज का क्राइटेरिया है वो आप देख लीजिएगा। अब इसके अंदर तीनों के अंदर जो परसेंटेज का क्राइटेरिया है वो है वैसे 50%, लेकिन जो आपका मेरिट बनता है वहाँ पर शॉर्ट लिस्ट जो होते हैं आप
वो 50% की बेस पे तो कभी भी नहीं होता, मतलब इसमें थोड़ा क्राइटेरिया हाई होता है। आप यूँ कह लें 80% जो है वो आपको मार्क्स गेन करने पड़ेंगे। तो दैट्स वाई आपका पहले एजुकेशन जो भी थी, चाहे मेडिकल या प्री मेडिकल पढ़ रहे हैं, तो प्री मेडिकल में आपके कितने भी मार्क्स आए, चाहे 1000 आए हैं, चाहे आपके 700 आए हैं, इफ़ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई ऑन दिस कोर्स, तो फिर आपका ये इंटेलिजेंस, इसमें परफॉर्मेंस का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि आप बैठे हुए जी मेरे तो 1000 हैं तो मैं पास हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। आप में से जो 700 वाला होगा वो हो सकता है कि वो उसका मेरिट बन जाए और जो 1000 वाला उसका मेरिट ना बने, ठीक है। तो ये ओवरऑल परफॉर्मेंस पे बेस करता है, यहाँ पर आपने अपने आप को शो करना होता है। ये आपको मेडिकल का मैंने बता दिया। अब हम चलते हैं इंजीनियरिंग वाली फील्ड पे, नॉन मेडिकल, ठीक है। उसमें इंटेलिजेंस होता है, सेम ही होता है सारों का इंटेलिजेंस, 100 MCQs होंगे, 40 मिनट का टाइम होगा। उसके बाद उनका फिजिक्स भी वैसे ही होता है जो कि नॉन मेडिकल वालों का होता है। अब इनमें एक्स्ट्रा चीज़ें आ जाती है, मैथ आती है इनमें। मैथ के अंदर भी 75 MCQs होते हैं और 35 मिनट का टाइम होता है। बाकी इंग्लिश उसमें भी थी और इसमें भी है, मतलब दोनों में फ़र्क ये है कि इसमें मैथ होता है और उसमें मैथ नहीं होता। तो ये हमारे पास इसका पूरा सिलेबस आ गया और इसकी पासिंग परसेंटेज भी 50% पासिंग है और मेरिट तकरीबन 80 पे चला जाता है। ये कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आके आपने तैयारी करते हुए, इसकी प्रेपरेशन करते हुए इसको ध्यान में रखना है। बाकी जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे उससे आपके तकरीबन 90% तक चांस हैं कि 90+% आपके मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि हम आपको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की कंप्लीट बुक्स प्रोवाइड करते हैं ताकि आप एक्स्ट्रा मार्क्स गेन कर सकें। उसके अलावा जो रिपीटेड MCQs होते हैं हम आपको एज अ डेमो वो भी प्रोवाइड करते हैं। साथ में कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर एकेडमिक के भी देते हैं, वर्बल नॉन वर्बल के तो हमने आपको क्लियर करवाना ही करवाना है, लेकिन एकेडमिक के कुछ ना कुछ हम आपको लेक्चर जो है ना वो उसका भी टच देते हैं। हालांकि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के सारे लेक्चर्स देना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन जो आ चुके हैं MCQs हम उनका रिकॉर्ड जो है ना वो रिकॉर्डेड लेक्चर आपको प्रोवाइड करेंगे। तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जो कि किसी जगह से उठाई हो, हमने वही सारी होती है जो कि स्टूडेंट्स ने हमें बताया होता है और हमने उसको जो है ना वो अपने अलग नोट्स में लिखा होता है। अगर आपको कोई बात पूछने वाली है, माई कॉमेंट इज़ ऑलवेज ओपन, कॉमेंट बॉक्स इज़ ऑलवेज ओपन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।